डियर स्टूडेंट्स, आज पहली क्लास है एनसीएस से रिलेटेड। तो जो सब्जेक्ट मैं इस सेमेस्टर में फाइनल ईयर में लूँगा वो NCER है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कुछ चीज़ें इसकी आती हैं और आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते शायद। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब्जेक्ट जो है बेकार है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में आईईएस में जो फर्स्ट पेपर है नॉन टेक्निकल जो पेपर है उसका अगर सिलेबस उठा के देखोगे तो आपको स्पेशली उसमें मिलेगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करके। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है, जैसे आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है ना, और एसिड रेन्स हैं, ये जो भी इन्वायरमेंट्स प्रॉब्लम पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं, इन सब के बारे में उसमें पूछा गया है, उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके साथ साथ इसमें एनवायरनमेंट में जो एनर्जी है और वो एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है एटमॉस्फेयर में, वो एब्जॉर्ब होती है, स्कैटर होती है या रिफ्लेक्ट होती है। तो कुल मिला के हीट बैलेंस शीट जो आपकी है एक तरह से, वो पूछी जाती है एग्जाम में। तो इस चैप्टर में आप थोड़ा बहुत ये भी देखेंगे। दूसरा सोलर एंगल वगैरह के बारे में भी देखेंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में मिलती हैं। ठीक है ना। तो ये चैप्टर को आप इस चैप्टर में आपको काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी चीज़ें मिलेंगी। और दूसरा है कि अगर आप किसी रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं तो आज की तारीख में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स पे काफ़ी हद तक पीएचडीज वगैरह और एमटेक वगैरह में जो है प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की तरफ बढ़ रही है। तो उन सब चीज़ों को देखते देखें तो ये सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस चैप्टर को कंसंट्रेशन से पढ़ें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और ये इंटरेस्ट आपको क्रिएट करेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन जो है सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें इंट्रोडक्शन है, वो हम बाद में देखेंगे। तो सोलर रेडिएशन से रिलेटेड सेकंड चैप्टर है सोलर रेडिएशन का। हम वहाँ से फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट आपका बन जाएगा, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे एनर्जी इज रेडिएटेड बाय द सन एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव of which 99% have wavelength in the range of 0.2 to 4.0 माइक्रोमीटर। तो जितना भी मोस्ट ऑफ द रेडिएशन है, आप लोगों को पता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो हार्मफुल है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। तो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन जो है 99% उसकी रेंज 0.2 से लेके 4 के बीच में, 4 माइक्रोमीटर है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। सोलर एनर्जी रीचिंग द टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 8% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है। उसमें हार्मफुल रेडिएशन जो है मोस्टली जो है 8% है, जिसकी वेवलेंथ जो है 0.39 माइक्रोमीटर है। तो आप आज के बाद ये याद रख लें, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसमें वेवलेंथ जो है, ये कभी कभार एग्जाम में पूछी जाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है, तो 0.39 माइक्रोमीटर। 46% जो है विजिबल रेडिएशन है। ठीक है। विजुअल रेडिएशन की जो वेवलेंथ है 0.39 से लेकर 0.78 माइक्रोमीटर है। ठीक है। तो सबसे पहले अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट 0.39 से कम, 0.39 से 0.78 तक है आपका 46% विजुअल रेडिएशन। इसके पास बचा सबसे कम इंटेंसिटी वाला 46% इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है। इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज मोर देन द 0.78 माइक्रोमीटर। तो कुल मिला के आपकी अगर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें तो उसमें तीन आपको रेडिएशन, तीन रेंज दिखेंगी। एक तो 0.39 माइक्रोमीटर, एक आपको दिखेगी 0.78 माइक्रोमीटर। जिसमें आपका 0.39 माइक्रोमीटर से जो कम है वो तो आपका हो गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। 0.39 से लेके 0.78 के बीच में हो गया आपका विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन। ठीक है। उसके बाद ये जो 0.78 से ज़्यादा है ये आपका हो गया इंफ्रा रेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन वो रेडिएशन है जो कोई भी बॉडी रूम टेम्परेचर पे रेडिएशन देती है, दैट इज कॉल्ड द इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये सिंपल सी टाइम मैंने एक लाइन ड्रॉ करके आपको बता दी। ये तीन रेंज आप याद कर लें, 0.39, 0.78।
0.39 से कम है तो अल्ट्रावायलेट, 0.78 से ज्यादा है तो इंफ्रारेड, और इसके बीच में है तो विजिबल। ठीक। इसके बाद दूसरा टर्म आता है सोलर कांस्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों को पता भी होगा, इसे आप देख लें। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड इन यूनिट टाइम on unit area perpendicular to the sun direction at a mean distance of the earth from the sun. As per the NASA standard, the value of solar constant is 1353 watt per meter square. तो आपका सोलर कांस्टेंट क्या है, आप लोगों ने देखा कि जैसे आपका अर्थ है ये, ठीक है, सन से आपका रेडिएशन इसकी तरफ आ रहा है इस तरह से। अब वो रेडिएशन तो बहुत मात्रा में है, लेकिन आपका जो अर्थ का एरिया है उस पर यूनिट एरिया पे पर यूनिट टाइम पे कितना एवरेज जो है रेडिएशन फॉल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू नासा स्टैंडर्ड जो सोलर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1353 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। लेकिन ये रेडिएशन मैंने बताया एक तरह का एवरेज रेडिएशन है, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा कि 1353 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। ये ईयर के डे पे भी डिपेंड करेगा, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। तो वही आगे लिखा है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ थ्रू आउट द ईयर cause the variation of solar constant. This can be approximated by equation I divided by ISC 1 plus 0.033 cos 360 n minus 2 divided by 365। तो n माइनस 2 करते हैं हम तो 2 बहुत ही कम अमाउंट है। मान लिया आपने नंबर ऑफ डेज आपके आते हैं 135, तो 2 बहुत कम है तो इसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू ISC मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस 0.033 cos 360 इंटू एन डिवाइड बाई 365। तो ये आपका सोलर कांस्टेंट है जो चेंज भी होता है और इसकी वैल्यू आप याद रखें। इसके बाद आते हैं सोलर रेडिएशन एट द अर्थ सरफेस। तो हम देखते हैं सोलर रेडिएशन किस तरह से अर्थ सरफेस पे वेरी करता है। द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज इंटायरली डिफरेंट देन द रेडिएशन इंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। ये गलत वर्ड लिखा है, यहाँ होगा radiation into the atmosphere. So the total radiation reached on the earth have the two component, one is the direct radiation, second is the diffuse radiation. तो ये कह रहे हैं कि सपोज करो कि आपका ये अर्थ है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर होगा कुछ हाइट तक, ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया, ये आपकी अर्थ हो गई, और यहाँ पे आपका सन है मान लिया, तो इसके बीच में स्पेस होगा, यहाँ पे ये स्पेस है। तो जब सोलर रेडिएशन आपका सन से आता है तो स्पेस में उसकी वैल्यू कुछ और होती है, यहाँ पे इंटेंसिटी कुछ और होगी आई। जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद उसमें एब्जॉर्प्शन होगा, स्कैटरिंग होगी, रिफ्लेक्शन होगा, इन सब होने की वजह से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगा, और जब वो अर्थ पे पहुंचेगा तो उसकी इंटेंसिटी जो है कम हो जाएगी, और दो कंपोनेंट में होगी, एक तो आपका डायरेक्ट बीम रेडिएशन और दूसरा डिफ्यूज रेडिएशन। तो दोनों का सम कर देंगे तो टोटल रेडिएशन ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर पे अर्थ के सरफेस पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं नंबर 1 डायरेक्ट रेडिएशन और बीम रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन क्या है? द रेडिएशन रीच्ड ऑन द अर्थ इज डिफर इन बोथ अमाउंट एंड करेक्टर फ्रॉम दैट रेडिएशन रीच्ड ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसा कि मैंने बताया है। इन फर्स्ट प्लेस द रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द एटमॉस्फेयर बाय द क्लाउड। तो सबसे पहले क्या है कि सन से रेडिएशन आया, यहाँ क्लाउड है, तो क्लाउड की वजह से ये रिफ्लेक्ट हो गया वापस, तो पहले ही इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी कम हो गई, ठीक। उस रेडिएशन को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। जो रेडिएशन क्लाउड के थ्रू रिफ्लेक्ट हो गया दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। उसके बाद होगा, उसके बाद क्या है? फर्दर मोर द रेडिएशन इंटरिंग द एटमॉस्फेयर इज पार्शियली एब्जॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। द ऑक्सीजन एंड ozone absorb the ultraviolet radiation, and water vapor carbon dioxide absorb the some amount of infrared radiation. This is called the absorb radiation. तो जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट करने के बाद जो बचा वो आपका एटमॉस्फेयर में एंटर किया। जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में जो ओजोन मौजूद है और जो ऑक्सीजन की है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर में आपका वाटर वेपर भी है, ये क्या करेगा? इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कुल मिला के उस रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब हो गया एटमॉस्फेयर में उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्ब रेडिएशन। आगे देखते हैं। इन एडिशन पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन इज स्कैटर्ड
by droplets in clouds, by atmospheric molecules, and by dust particle. This is called the scatter radiation. तो तीसरा पहला फिनोमेना हुआ रिफ्लेक्शन, पहला फिनोमेना हुआ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ क्लाउड, क्लाउड की हेल्प से रिफ्लेक्शन हो गया। फिर जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो एब्जॉर्प्शन हो गया, किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, ओजोन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और वाटर वेपर की वजह से। अब कुछ रेडिएशन बचा, वो स्कैटर्ड हो गया। वो स्कैटर्ड किसकी वजह से हुआ? एक तो डस्ट पार्टिकल की वजह से, ठीक है, जो ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं क्लाउड में, क्लाउड्स ड्रॉपलेट्स, इनकी वजह से वो स्कैटर्ड हो गया। अब इन सब के बाद जो बचा रेडिएशन, वो देखते हैं क्या हुआ उसका। द रेडिएशन दैट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और स्कैटर्ड आर रीच द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द डायरेक्ट रेडिएशन और बीम रेडिएशन। अब इन तीनों फिनोमेना के बाद जो रेडिएशन बचा, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर अर्थ पे जाके पहुंचा, उस रेडिएशन को हम डायरेक्ट रेडिएशन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट रेडिएशन क्या है। द रेडिएशन विच इज स्कैटर्ड, एब्जॉर्ब्ड, मतलब जो स्कैटर्ड हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, उसके बाद जो बचा रेडिएशन है वो डायरेक्ट पहुंचा, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट रेडिएशन। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका अर्थ सरफेस है जो आपका एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो गया, रिफ्लेक्टेड इनटू द स्पेस, ये स्पेस में रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड इसके थ्रू भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से भी कुछ रिफ्लेक्टेड होगा वापस रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कंपोनेंट है आपका डिफ्यूज रेडिएशन। डिफ्यूज रेडिएशन क्या है? इट इज द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन आफ्टर इट्स डायरेक्शन हैज बीन चेंज बाय रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग बाय एटमॉस्फेयर। तो क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, स्कैटरिंग हुई। तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो एक उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, स्कैटरिंग होगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। उस डायरेक्शन को चेंज होने के बाद कुछ रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर में अर्थ पे पहुंचा, तो उस रेडिएशन को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूज रेडिएशन। तो वही लिखा है, बिकॉज सोलर रेडिएशन स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन so that the diffuse radiation come on the earth from all part of the sky. On cloudless sky the diffuse radiation is 20%। अगर क्लाउड्स मौजूद नहीं है तो डिफ्यूज रेडिएशन का कंपोनेंट मात्र 20% है। इट इंक्रीज अप टू 100% व्हेन सन इज कंप्लीटली कवर्ड बाय क्लाउड्स। अगर बहुत ज्यादा बादल हैं, बहुत ज्यादा क्लाउड्स हैं और एकदम बारिश का मौसम आ गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ड्रॉपलेट्स ज्यादा मौजूद होंगी। जब ज्यादा ड्रॉपलेट्स मौजूद होंगी तो ज्यादा स्कैटरिंग होगी और ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्यूज रेडिएशन का कंपोनेंट बढ़ जाएगा और इट इज पॉसिबल इट विल बी 100%। तो डायरेक्ट रेडिएशन आपका एटमॉस्फेयर अर्थ पे नहीं पहुंचेगा। तो ये पॉइंट नोट करने वाला आप नोट कर लें। द टोटल रेडिएशन रीच्ड ऑन द अर्थ is sum of the direct and diffuse radiation and it is called the insolation at that point। आप लोगों ने पढ़ा होगा हीट एंड मास ट्रांसफर में इंसोलेशन, इंसोलेशन इज द टोटल इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट रेडिएशन प्लस डिफ्यूज रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन को हम बीम रेडिएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ईयर मास का। ईयर मास का कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर एग्जांपल ये आपका सन है, इसके थ्रू जो है रेडिएशन अर्थ पे पहुंच रहा है, ये आपकी अर्थ है। तो कुछ रेडिएशन तो डायरेक्ट पहुंचेगा। अगर सन की पोजीशन चेंज होती है तो कभी सन हो सकता है यहाँ पे हो, तो इस तरह से भी मूव कर सकता है रेडिएशन। रेडिएशन ऐसे भी जा सकता है, यहाँ से सरफेस से डायरेक्टली ऐसे पहुंच सकता है। तो क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर मौजूद है ना, इसमें ड्रॉपलेट्स हैं, गैसेस हैं, इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करने में अगर इस पोजीशन पे है तो ज़्यादा लेंथ क्रॉस करेगा, इस पोजीशन पे है तो डायरेक्ट ओवरहेड है तो कम डिस्टेंस क्रॉस करेगा। तो यही चीज़ एयर मास से हम मेजर करते हैं। तो देखो क्या है एयर मास? इट इज द पाथ लेंथ ऑफ रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर कंसिडरिंग फॉर वर्टिकल पाथ एयर मास इज यूनिटी। So air mass is the ratio of path of the sun rays through the atmosphere to the length of path when sun is at zenith। zenith का मतलब है overhead हो तब। तो air mass क्या हो गया? ठीक है, path length when sun is overhead
path length when sun is at overhead divided by path length when sun is at different angle from zenith। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये आपकी लेंथ कम है होगी और ये ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो ये क्या है, पाथ लेंथ व्हेन सन इज ओवरहेड। ठीक है, इट इज द so air mass is the ratio path of the sun rays through the atmosphere to the length of path when sun is at zenith। सॉरी, ये रेसिप्रोकल है, ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा। ठीक है, तो ये आपकी ज्यादा होगी, ये आपकी कम होगी। तो इसका मतलब एयर मास आपका वन से ज्यादा हो सकता है। अगर दो है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरहेड पे डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी वो दो गुनी क्रॉस किया। अगर एयर मास आपका 3 है तो इसका मतलब वो 3 गुना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है ना, तो आप इस चीज को क्लियर कर लें। तो एयर मास क्या है आपका, एयर मास इज द रेशियो ऑफ द पाथ लेंथ व्हेन द सन इज एट जीनथ, सॉरी, एयर मास, दोबारा लिख देता हूं, एयर मास इज द रेशियो ऑफ द पाथ लेंथ ऑफ सन रेडिएशन at different angle than zenith divided by path length when sun is at overhead। अब ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो अगर जो फॉर एग्जांपल एयर मास आपका m इज इक्वल टू 1 दिया है, इसका मतलब ये है सन ओवरहेड पे ही है, यहाँ पे जीनत पे है, तभी तो 1 होगा। अगर जो 2 दिया है तो लगभग में 60 डिग्री इस एंगल पे होगा, तो दो गुनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। m इज इक्वल टू 0 का मतलब है उसने सन इज एबव द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में वो क्रॉस ही नहीं किया। तो एयर मास आपको क्लियर हो गया होगा। एयर मास कुछ भी नहीं है, सिंपली ये है कि जो सन का रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर में कितनी ज्यादा लेंथ ट्रेवल किया एज कंपेयर टू व्हेन सन इज एट ओवरहेड ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लें क्योंकि इस पे एक न्यूमेरिकल भी आता है। तो सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री है, सोलर की रेडिएशन को हम किस किस ज्योमेट्री से डिफाइन करेंगे। सबसे पहला है लैटिट्यूड एंगल, सेकंड है डिक्लिनेशन एंगल, थर्ड है अवर एंगल, फोर्थ है जीनथ एंगल। ठीक है, तो सबसे पहला हम लैटिट्यूड एंगल के बारे में डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने नोट्स डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। द लैटिट्यूड फाई ऑफ द लोकेशन इज द एंगल मेड बाय द रेडियल लाइन जॉइनिंग द लोकेशन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विद द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, मान लिया ये आपकी, मैंने डायग्राम भी बनाया है, ये कोई पर्टिकुलर आपकी लोकेशन है और ये अर्थ की सेंटर है। ठीक है, आप किसी लोकेशन पे हैं यहाँ पे, तो इस लोकेशन से आप अर्थ के सेंटर से कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, ये रेडियल लाइन हो गई, इसका जो प्रोजेक्शन है वो इक्वेटोरियल प्लेन आपका ये हो गया, इसके बीच में जो एंगल होगा दैट इज नॉन एज द लैटिट्यूड एंगल। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी वगैरह में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो ये चीज आपने पढ़ी होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका अर्थ है उसका इक्वेटोरियल प्लेन तो बीच में है बिल्कुल ठीक है ना, इक्वेटोरियल प्लेन के बाद उस पर सर्कल के फॉर्म में इस तरह से ऊपर की तरफ और सर्कल के फॉर्म में नीचे की तरफ कुछ लाइंस सर्कल्स होते हैं, ये आपके लैटिट्यूड को बताते हैं। और हम नीचे से अगर जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा आपका टेम्परेचर जो है अर्थ का रिड्यूस होता चला जाएगा। ये चीज आपने पढ़ी होगी, वही लैटिट्यूड एंगल है यहाँ पे। ठीक, आगे देखते हैं सरफेस एजीमुथ एंगल, ये काफी इंपॉर्टेंट एंगल है। इसमें क्या है कि एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन, फिर हम बता समझाते हैं। इट इज द एंगल मेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन in direction of south and projection of the normal to the surface।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शैडो ऑफ ए पर्सन मेक द सम एंगल विद द साउथ डायरेक्शन लाइन इन द एजीमुथ एंगल। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि हम लोग ये कहते हैं जैसे सोलर प्लेट लगानी है तो उसकी जो डायरेक्शन हो वो साउथ फेसिंग हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे खड़े हैं और आपकी जो प्रोजेक्शन है वो इस तरह से अर्थ पे पड़ रहा है, उसका आपकी शैडो जो है इस तरह से आ रही है और साउथ डायरेक्शन ये है। तो जो आपका प्रोजेक्शन और साउथ डायरेक्शन है इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो आपका सरफेस एजीमुथ एंगल होता है। ये जो मैंने लैंग्वेज बताई है, डेफिनेशन बताई, इसका मतलब सिंपल ये है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना सोलर पैनल इस एंगल को अगर जीरो कर दूं, गामा इज इक्वल टू जीरो कर दूं, तो क्या होगा, सन रे यहाँ पे ले जाके रख देते हैं तो सन रेडिएशन इस पर डायरेक्ट पैरेलल आता है जिससे मैक्सिमम रेडिएशन आए, ठीक है। अगर आप यहाँ से कुछ एंगल पर रखेंगे तो रेडिएशन पैरेलल नहीं होगा और इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी बोलते हैं कि पैनल को साउथ फेसिंग रखो, साउथ फेसिंग रखो। साउथ फेसिंग का यही मतलब है कि एजीमुथ एंगल को हम जीरो कर देते हैं और साउथ डायरेक्शन में कर देते हैं। तो ये एंगल क्या है, जो आपकी साउथ डायरेक्शन है एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी, जो भी उसकी प्रोजेक्शन लाइन है, शैडो लाइन है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा एजीमुथ एंगल होगा। इट इज पॉजिटिव इफ द एंगल मेड फ्रॉम द साउथ टू ईस्ट डायरेक्शन, इट इज नेगेटिव इफ द एंगल मेड फ्रॉम साउथ टू वेस्ट डायरेक्शन। अगर साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। इसके बाद आता है डिक्लिनेशन एंगल। डिक्लिनेशन एंगल जो आपका अर्थ है सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने की वजह से सन की लोकेशन, सन के रेस्पेक्ट में अर्थ की लोकेशन चेंज होती है, ठीक है ना। तो वो पर डे के हिसाब से चेंज होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो रिवॉल्यूशन में मूव कर रहा है। तो उस एंगल, उस जो लोकेशन चेंज हो रही है उसे हम डिक्लिनेशन एंगल से डिफाइन करते हैं। ये काफी डिफिकल्ट ज्योमेट्री है, तो समझाना मुश्किल पड़ जाता है। तो देखें, द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड द अर्थ with the projection of the line on the equatorial plane। तो मान लिया ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है, दोनों का सेंटर होगा, इन दोनों के सेंटर को मिलाओ और जो इक्वेटोरियल प्लेन है उसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो एंगल जो है आपका डिक्लिनेशन एंगल होगा, ठीक है ना। इट इज वेरी फ्रॉम इट इज वेरी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लस माइनस 23.45 on June 21 and minimum value minus 23.545 on December 21st। तो आप लोगों ने देखा होगा 21 जून को डिक्लिनेशन एंगल मैक्सिमम होगा और इसकी वैल्यू होगी 23.45 डिग्री, और 21 दिसंबर को इसकी वैल्यू मिनिमम होगी और इसकी वैल्यू होगी 23.45। इन दोनों के बीच में ही ये वैल्यू पर वैल्यू इस वेरी करेगा। इट इज जीरो ऑन टू इक्विनॉक्स डे ऑन 21 मार्च एंड 22 सितंबर। तो 21 मार्च को ये डिक्लिनेशन एंगल जीरो हो जाएगा और 22 सितंबर को भी डिक्लिनेशन एंगल जीरो हो जाएगा। तो कुछ वैल्यू है आपको याद रखनी है। निकालने का इसका फॉर्मूला क्या है, एक साइंटिस्ट थे कॉपर ईटीएल, एक उन्होंने रिलेशन दिया कि डेल्टा इज इक्वल टू 23.45 साइन 360 डिवाइड बाई 365 284 प्लस एन। एन इज द डे ऑफ द ईयर, आपका कौन सा दिन है उसके हिसाब से आप डिक्लेरेशन एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेशन एंगल समझ में आ गया होगा, आप डायग्राम भी देख सकते हैं। तो इस डायग्राम पे देखें, देखो 21 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर और 21 दिसंबर। तो आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे मैक्सिमम है 21 जून को 23.5, 23.45, ठीक है ना। और आपका जीरो डिक्लिनेशन एंगल है आपका 21 मार्च और 21 सितंबर को, ठीक। उसके बाद देखो 21 दिसंबर को -23.45 है। तो ये चार वैल्यू आप देख सकते हैं। तो डिक्लेरेशन एंगल इस तरह से जीरो से मैक्सिमम होता है जून में, फिर घटते घटते सितंबर में फिर जीरो हो जाता है, फिर ये नेगेटिव में चला जाता है दिसंबर में। इस तरह से ही वेरी करता है थ्रू आउट द ईयर। फिर
आगे एक वर्ड है लोकल अपरेंट टाइम, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, लोकल अपरेंट टाइम। इसे आप देख लें। तो किस लिए यूज किया जाता है? द टाइम यूज फॉर कैलकुलेट द आवर एंगल ओमेगा निकालने के लिए हम लोकल अपरेंट टाइम यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? लोकल अपरेंट टाइम इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम प्लस माइनस 4 स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ लोकेशन प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन, प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन। ठीक है। अब जो टाइम करेक्शन है उसका फॉर्मूला क्या है? ई इज इक्वल टू 229.18, और ये क्वेश्चन लिखी है बी के फॉर्म में। बी क्या है आपका? n माइनस वन 360 डिवाइडेड 365 एंड n इज द डे ऑफ द ईयर। इसका एक न्यूमेरिकल करा के बताता हूँ तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल है, देखो, डिटरमाइन द लोकल अपरेंट टाइम करस्पॉन्डिंग टू ISD। स्टैंडर्ड टाइम आपको दे दिया, स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया है? 14.30 आवर। इसका मतलब है 2:30। ठीक है। एट मुंबई, मुंबई का आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दिया ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई दे दिया, और स्टैंडर्ड टाइम आपको दे दिया 82.5। तो कह रहा है कि करेक्शन ई निकालो डिग्री में। ठीक है। तो हम देखते हैं 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा, नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। तो 1 जुलाई को देखो आप काउंट कर सकते हैं, जनवरी आपकी 31 की है, प्लस फरवरी 28, प्लस मार्च 31, प्लस 30 अप्रैल, मई 31, 30 जून, प्लस 1। तो अब इन्हें काउंट करोगे तो आएगा 182। तो आप बी निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू क्या है? n-1 360 डिवाइड बाई 365। तो आप देख सकते हैं 182 माइनस 1 इंटू 360 डिवाइड बाई 365। तो आपकी बी की वैल्यू कितनी आई? 178.52। अब आप ई का जो फॉर्मूला था, ई में अगर रखेंगे, ई इज इक्वल टू 129.18 आपका 0.000075 प्लस 0.001868 कॉस 178.52, ये फॉर्मूला है, आपको लिखवा दिया है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, माइनस 0.032077 साइन बी की वैल्यू रखेंगे। आप कुल मिला के सारी वैल्यू बी की रख दे तो आपका जो करेक्शन ई आता है दैट इज इक्वल टू -3.46 मिनट। ठीक है। अब आप यूज कर सकते हैं लोकल अपरेंट टाइम। लोकल अपरेंट टाइम LAT इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला था मेरा क्या था? स्टैंडर्ड टाइम 1430 आवर माइनस, ठीक है, 4 आपका लेटिट्यूड स्टैंडर्ड टाइम 82.50 माइनस जो भी आपका लेटिट्यूड है 72.5। अगर इसे ये मिनट में दिया है 51 मिनट, तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 60 से डिवाइड करोगे तो 85 के आसपास। ठीक है। और करेक्शन प्लस माइनस 3 पॉइंट लगोगे 5। तो ये जो आता है ये आपका आता है 1430 आवर माइनस 38.6 मिनट माइनस 3.5 मिनट। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये कितने हैं? 2:30। तो इसमें से 2:30 को कैसे करो? 1:90 कर दो। तो यहाँ 13 क्या हो गया? 1300 एक तरह से 13 प्लस 90 मिनट माइनस 38.6 माइनस 3.8। तो ये मिनट रह गएगा, इसे माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 1348 आवर। इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया लोकल अपरेंट टाइम 1348, ऐसे निकाला जाता है। आप देख ले एक बार। इसके बाद आता है अवर एंगल। ठीक है। तो अवर एंगल क्या है? It is angular measurement of the time and it is equivalent to 15 degree per hour. It is measured on the basis of local apparent time. This angle is positive in morning and negative in afternoon. तो होता क्या है, जैसे दिन के वेरिएशन में जैसे टाइम बढ़ रहा है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इसकी वजह से भी एंगल चेंज होता है। उस एंगल को अवर एंगल कहते हैं, जो घंटे के हिसाब से, डे के हिसाब से मेजर करा जाता है। क्योंकि जो सोलर इंटेंसिटी है वो ईयर में कौन सा दिन है, साल का कौन सा दिन है, इस बात पे डिपेंड करती है। डे का क्या टाइम है, इस बात पे डिपेंड करती है।
और पर्टिकुलर लोकेशन क्या है इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो दिन में इंटेंसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है ये हम आवर एंगल से मेजर करते हैं। साल में थ्रू आउट किस तरह से चेंज हो रही है वो हम डिक्लेरेशन एंगल से मेजर करते हैं, और लोकेशन पे किस हिसाब से चेंज हो रही है ये हम लैटिट्यूड से मेजर करते हैं। ये 3 पैरामीटर हैं। तो देखो ये 12 बजे के टाइम पे आवर एंगल 0 होता है, याद रख लें, दोपहर के 12 बजे। अब ये मॉर्निंग में क्या है, पॉजिटिवली बढ़ता है, तो एक एक घंटे में 15 डिग्री चेंज होता था। जैसे 12 से सुबह के अगर 11 हैं तो 15 डिग्री होगा आवर एंगल, फिर सुबह के 10 बजे है तो 30 डिग्री होगा, 9 है तो 45 डिग्री होगा, 8 बज रहे हैं तो 60 डिग्री होगा, 7 बज रहे हैं तो 75 डिग्री, और 6 बजे प्लस 90 डिग्री होगा। अगर जो ये 12 बजे के बाद शाम के 6 बजे तक ये नेगेटिवली चेंज होता है, तो दोपहर के 1 बजे -15 डिग्री, दोपहर के 2 बजे -30 डिग्री, दोपहर के 3 बजे -45 डिग्री, उसी तरह से 4 बजे -60 डिग्री, 5 बजे -75 डिग्री, और 6 बजे -90 डिग्री। तो सुबह से लेके ये शाम तक -90 से +90 डिग्री चेंज होता है अवर एंगल। तो ये आप याद रखें, और हम किस तरह से इसे निकालते हैं ये भी आप समझ लें। आवर एंगल की कैलकुलेशन भी हम इसी तरह से करते हैं, जैसे आपको मान लीजिए 1 जुलाई में कैलकुलेट करना है, मान लिया जैसे अभी मैंने डेरिवेशन कराया था 1 जुलाई को, तो अभी मैंने क्या निकाला, लोकल अपरेंट टाइम निकाला। तो लोकल अपरेंट टाइम क्या आया, ए 13:48 यानी 1 बज के दोपहर का 1 PM, दोपहर का 1 PM हो रहा है, और 48 मिनट हो गए। ठीक है, तो 1 PM पे तो -15 डिग्री हो गया। अब 48 मिनट के हिसाब से कितना कैसे चेंज होगा, 48 मिनट के हिसाब से 1 घंटे में 15 डिग्री चेंज हो जाता है, 15/60, ठीक है, इंटू 48। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आप लगाओ, तो 15/60 इंटू 48, तो 12 डिग्री। तो ये कितना आया, -12 डिग्री। तो कितना हो गया, -27 डिग्री अवर एंगल हो गया। तो अगर अवर एंगल आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं और एग्जाम में भी आती हैं, तो आप इसे समझ लें। और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में वो चीज़ डाल दें कि ये एंगल समझ में नहीं आया, ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप अगर लिख देंगे तो मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स से मैं कह रहा हूँ कि आप ये मैं जो भी वीडियो बनाया है ये यूट्यूब पे डालूंगा, इसे सब्सक्राइब सारे लोग कर लें। ठीक है, और इसके नोट्स प्रॉपर बना लें, सारी डेफिनेशंस वगैरह नोट करते जाएं, जिससे कि ये क्लास की तरह रन हो सके और आगे प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू।